नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल BAMS लेक्चर्स में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पदार्थ विज्ञान की ये लेक्चर सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हम षट पदार्थों में से आज आखिरी पदार्थ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और यहाँ पर अभी हम चरक पदार्थ की सीरीज़ चला रहे हैं। हमारे चैनल पर आपको चरक के वीडियोस मिल जाएंगे, पैथोलॉजी के वीडियोस मिल जाएंगे, और जिस भी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको चाहिए हों आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे समवाय विज्ञानीय। तो देखिए, सबसे पहले समवाय के परिचय के बारे में बात की जा रही है। तो वैशेषिक दर्शन में सात पदार्थों में समवाय छठा पदार्थ माना है ना। तो षट पदार्थों में वैशेषिक दर्शन ने समवाय को कौन सा पदार्थ माना है? छठवां पदार्थ माना है। समवाय संबंध जो होता है वो दो प्रकार का होता है, नित्य संबंध और अनित्य संबंध। ठीक है, नित्य संबंध जो होता है वो क्या होता है? समवाय। और अनित्य संबंध क्या होता है? संयोग होता है। ठीक है, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि अगर कोई पक्षी एक वृक्ष की डाल पर बैठा है तो वो क्या है? संयोग है, क्योंकि वो उड़ जाएगा, तो उसका जो संबंध है वो नित्य नहीं है, इसीलिए हम उसे क्या बोल रहे हैं? संयोग बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन पक्षी का जो कलर है क्या वो कभी बदल सकता है? नहीं, तो वह क्या है? समवायी संबंध है, मतलब अनित्य संबंध, मतलब नित्य संबंध है जो कि कभी भी नहीं बदलेगा। तो संबंध दो प्रकार के, नित्य संबंध और अनित्य संबंध। तो नित्य संबंध क्या होंगे? समवायी होंगे, और अनित्य संबंध क्या होंगे? संयोग मात्र होंगे। इसके बाद देखिए, समवाय शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में बात की गई है। तो सम प्लस अव प्लस ई प्लस अच से समवाय शब्द बना है, जिसका अर्थ मिलाप या सम्मिश्रण होता है। अविच्छेद संयोग को समवाय कहा जाता है। अविच्छेद अर्थात जिसे अलग ना किया जा सके, ऐसे संयोग को क्या कहा जाता है? समवाय कहा जाता है। देखिए, समवाय के लक्षण के बारे में बात की गई है। तो तर्क संग्रह ने क्या लक्षण बताए हैं कि समवाय नित्य संबंध को कहते हैं। ठीक है, समवाय अयुक्त सिद्ध पदार्थों में पाया जाता है। अब अयुक्त सिद्ध पदार्थ क्या होते हैं? जैसे किसी ड्रग में कोई चीज़ प्रेजेंट हो जिसका उसके बिना एग्जिस्टेंस ना हो, मतलब दोनों का, अगर जैसे मान लीजिए कि शरबत है, ठीक है, तो शरबत में चीनी घुली हुई है ना, तो चीनी और शरबत अब एक में हो मिल गए हैं, मतलब एक दूसरे के बिना अगर चीनी नहीं डालेंगे तो वो शरबत नहीं कहलाएगा, और मतलब दोनों को एक दूसरे की रिक्वायरमेंट है ना। नित्य संबंध जो स्थापित करे, जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई सॉलिड मटेरियल है, वो एटम से मिलकर के बना है, तो एटम्स से मिलकर के बना है इसलिए वो सॉलिड है। अगर सारे एटम्स अलग अलग हो जाएंगे तो क्या वो मटेरियल बचेगा? नहीं, तो उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी। तो अयुक्त सिद्ध पदार्थ वही होते हैं जो ऐसे पदार्थ जो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाए, मतलब अगर एक उससे अलग हुआ तो वो पूरा का पूरा पदार्थ ही नष्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। दो पदार्थों में एक अवस्था नष्ट ना होने तक दूसरे में आश्रित रहना, ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं? अयुक्त सिद्ध पदार्थ कहते हैं। उसका उदाहरण देखिए, अवयव और अवयवी, गुण और गुणी, क्रिया और क्रियावान, जाति और व्यक्ति तथा विशेष और नित्य द्रव्य, ये इसके क्या हैं? उदाहरण हैं। इसके बाद सबसे पहला देखिए, अवयव और अवयवी। जैसे कार्य और कारण का संबंध होता है। ठीक है, तो कारण क्या होता है? अवयव, और कार्य क्या होता है? अवयवी। अवयव मतलब जिसके थ्रू किया जा रहा है, और अवयवी मतलब क्या किया जा रहा है। जो किया जा रहा है वो अवयवी है, और जिसके थ्रू किया जा रहा है वो क्या है? अवयव है। ठीक है, जैसे देखिए, धागा अवयव है और वस्त्र क्या है? अवयवी है। धागे की सहायता से वस्त्र का निर्माण हो रहा है, तो कार्य क्या हो रहा है? वस्त्र का निर्माण करना। और किसके थ्रू हो रहा है? धागे के थ्रू हो रहा है। क्या धागे के बिना वस्त्र का एग्जिस्टेंस है? नहीं। क्या वस्त्र के बिना धागे का कोई अकेले कोई सेंस है? नहीं। तो दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। यदि इन्हें अलग किया गया तो वस्त्र का अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, गुण और गुणी का संबंध। जैसे गुण और द्रव्य का संबंध। तो द्रव्य, गुण जो होता है वो द्रव्य में आश्रित रहता है। क्या गुण का अलग से कोई एग्जिस्टेंस है? नहीं। क्या द्रव्य का गुण के बिना एग्जिस्टेंस है? नहीं। गुण आधेय है और गुणी अर्थात द्रव्य क्या है? आधार, मतलब गुण जो है वो उसमें आश्रित रहता है। ये हम पढ़ चुके हैं, यत्र आश्रिता कर्म गुणा समवायेत तद्द्रव्यम में। तो स्पर्श गुण है और वायु क्या है? गुणी। क्या स्पर्श का वायु के बिना एग्जिस्टेंस है? नहीं। क्या वायु का स्पर्श के बिना एग्जिस्टेंस है? नहीं। तो स्पर्श को वायु से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार से देखिए,
क्रिया और क्रियावान। जैसे क्रिया और द्रव्य का संबंध है, क्रिया आधेय है और द्रव्य आधार है। गति क्रिया है और वायु क्या है, द्रव्य है। गति को वायु से अलग नहीं किया जा सकता है, इसीलिए यह भी क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए जाति और व्यक्ति। जाति को व्यक्ति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे मनुष्य को मनुष्यत्व से। विशेष और नित्य द्रव्य। नित्य द्रव्यों के जो विशेष होते हैं वे भी उन द्रव्यों में समवाय संबंध से संबंधित होते हैं। जैसे पृथ्वी परमाणु का गंध विशेष होता है तो उसे अन्य महाभूतों के परमाणुओं से अलग करता है ना। पृथ्वी परमाणु और गंध में समवाय संबंध होता है, उन्हें कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें चरक संहिता में डेफिनेशन बताई गई है समवाय की। समवायो अपृथक भावो भूमिदीनाम गुणैर्मतः सा नित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र अनियतो गुणा। चरक सूत्र अध्याय 1 का 50वां श्लोक। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है, समवायो अपृथक भावो भूमिदीनाम गुणैर्मतः, अर्थात भूमि आदि जो पंच महाभूत हैं उनके जो गुण हैं उनके मध्य जो अलग न होने वाला अपृथक भाव का जो संबंध है उसे क्या बोलते हैं, समवाय संबंध कहा जाता है। पृथ्वी आदि द्रव्यों और उनके गुणों के मध्य जो अपृथक भाव अर्थात अलग न होने वाला संबंध है उसे क्या बोलते हैं, समवाय संबंध बोला जाता है। उसके बाद देखिए समवाय क्या होता है, नित्य होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। इसके बाद धागों और वस्त्र वाला एग्जाम्पल है, ये भी पहले आ चुका है। इसके बाद देखिए एक इंग्लिश में एक बहुत प्यारा डेफिनेशन लिखा है, समवाय इज इनसेपरेबल रिलेशनशिप बिटवीन अयुत सिद्ध सब्सटेंसेस in two substances, one substance is dependent on another until a substance is destroyed. Such substances are called अयुत सिद्ध पदार्थ। तो वही चीज़ बताई गई है यहाँ पर भी कि इतना ज़्यादा वो एक दूसरे के साथ रहते हैं कि उनके बिना एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए समवाय के भेद के बारे में बात की गई है। तो समवाय के दो भेद माने गए हैं, नित्य समवाय और अनित्य समवाय। ठीक है। नित्य वस्तुओं में जो समवाय रहता है वह नित्य समवाय और अनित्य वस्तुओं में जो समवाय रहता है उसे अनित्य समवाय की परिभाषा दी गई है। इसके बाद देखिए समवाय को एक स्वतंत्र पदार्थ मानने में युक्ति, ये हम सब में पढ़ के आए हैं, विशेष में भी पढ़ के आए, सामान्य में पढ़ के आए। अब समवाय को क्यों इन्हें अलग से माने, तो देखिए समवाय एक स्वतंत्र पदार्थ है। इसका यह तर्क है कि यदि द्रव्य और गुण सत्य है तो इन दोनों का संबंध समवाय भी सत्य है। अगर उन दोनों का एग्जिस्टेंस हो उनके बीच की रिलेशनशिप का भी एग्जिस्टेंस है, अतः समवाय को स्वतंत्र पदार्थ माना जा सकता है। इसके अलावा कि समवाय को अन्य किसी पदार्थों में समाविष्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए भी उसे अन्य पदार्थ माना जा सकता है। ठीक है। तो ये दो तर्क इन्होंने बताए हैं। इसके बाद देखिए संयोग और समवाय में अंतर। ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयोग और समवाय में क्या अंतर है, तो इसको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। देखिए संयोग कुछ क्षण ही रहता है और अनित्य होता है। वृक्ष और पृथ्वी के बीच संयोग क्षणिक है, एक दूसरे से अलग होकर वृक्ष और पृथ्वी का पृथक अस्तित्व नहीं है, परंतु समवाय संबंध नित्य होता है। द्रव्य और गुण कभी अलग नहीं होते हैं, द्रव्य से पृथक होकर गुण का कोई अस्तित्व नहीं है ना। तो वही बात की जा रही है कि अगर पक्षी पेड़ से उड़ भी गया तो भी क्या पेड़ का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, नहीं। क्या पक्षी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, नहीं। लेकिन अगर द्रव्य से गुण को अलग कर दिया गया तो क्या द्रव्य का एग्जिस्टेंस बचेगा, क्या गुण का एग्जिस्टेंस बचेगा, नहीं। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा डिफरेंस है संयोग और समवाय में। दूसरी बात देखिए संयोग संबंध कर्म पर आधारित होता है। जैसे जिन दो वस्तुओं के बीच संयोग होता है उनमें कर्म दिखाई देता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, बल्ले और गेंद के बीच जब संयोग होता है तो दोनों वस्तुओं में गतिशीलता दिखाई देती है। जब बैट से हम बॉल को हिट करते हैं तो दोनों में मोशन दिखाई पड़ता है, लेकिन समवाय संबंध में ऐसा कुछ गति की अपेक्षा वो नहीं करता है कि जब गति होगी तभी वो चीज़ जो है समवाय कहलाएगी, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा देखिए संयोग पारस्परिक होता है, मतलब बल्ले और गेंद का जब संयोग होता है तब बल्ला और गेंद दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, परंतु समवाय संबंध में नहीं ऐसा होता है। मतलब देखिए बल्ला और गेंद दोनों टकरा रहे हैं तभी संयोग हो रहा है, लेकिन समवाय संबंध में क्या होता है, द्रव्य तो गुण तो द्रव्य में है, लेकिन क्या गुण में द्रव्य है, नहीं। मतलब आश्रय और आश्रयी का संबंध होता है, तो ये दोनों का पारस्परिक संबंध नहीं होता है वहाँ पर। मतलब ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। संयोग संबंध का इंद्रियों से ग्रहण किया जा सकता है, परंतु समवाय संबंध इंद्रिया ग्राह्य नहीं होता है। संयोग संबंध अस्थायी होता है, जबकि समवाय संबंध क्या होता है, स्थायी होता है।
ठीक है। इसके बाद इसका लास्ट टॉपिक देखिए, समवाय संबंध का चिकित्सकीय महत्व। अब इसका क्लिनिकली क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखिए द्रव्य और उनके गुणकर्मों के मध्य जो अपृथक भाव संबंध होता है उसे समवाय संबंध कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ जो है चिकित्सा का आधार बनती है। जैसे किसी भी व्याधि की चिकित्सा के लिए द्रव्यों के गुणकर्म ही होते हैं। यदि यह गुणकर्म द्रव्य के साथ नित्य संबंध से ना हो तो चिकित्सा करना कठिन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई द्रव्य उष्ण वीर्यका है, ठीक है, और किसी को सर्दी हुई है, बेसिक एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, तो हम उसको उष्ण वीर्य द्रव्य खिलाएंगे तो उसका शमन हो जाएगा ना, उसका कब्ज जो प्रकोपित हुआ है उसका शमन हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि ये प्रॉपर्टी अगर उस द्रव्य की स्टेबल ना हो, जैसे अभी तो उष्ण है लेकिन आपकी बॉडी में जाते ही वो ठंडा हो जाए, मतलब उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आ जाए, तो क्या वो आपके लिए इफेक्टिव होगा? नहीं। इसीलिए जो प्रॉपर्टी है वो उसकी नहीं बदलनी चाहिए। समवाय संबंध बहुत ज़रूरी है उसमें होना, है ना। अतः चिकित्सा कर्म में समवाय संबंध का ज्ञान ही वास्तविक कारण होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, व्याधि की संप्राप्ति को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि हेतुओं के सेवन से दोषों में विषमता आती है और दोषों में विषमता से ही व्याधि उत्पन्न होती है। मतलब पहले आपने निदान का सेवन किया, उससे आपके दोष प्रकोपित हुए और उसके बाद उससे व्याधि की उत्पत्ति हुई। अगर समवाय संबंध ना हो, जैसे निदान का सेवन करते ही बिना दोष के प्रकोपित हुए सीधा व्याधि हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर ऐसा हो जाए तो कुछ ज़्यादा ही अनबन हो जाएगी, कोई साइकिल नहीं बनेगी, तो आप ब्रेक कैसे करेंगे? मतलब आप उसको ठीक कैसे करेंगे? कहीं से कुछ भी हो रहा है, कोई पैटर्न नहीं फॉलो कर रही है व्याधि, कुछ भी। जब हमारा कोविड आया था तो उसकी वैक्सीन क्यों नहीं बन पा रही थी? बिकॉज द वायरस वॉज कंटिन्यूसली चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टी, बार बार उसका स्ट्रेन चेंज हो रहा था, तो इसीलिए उसकी वैक्सीन नहीं डेवलप हो पा रही थी। तो समवाय संबंध स्थापित होना बहुत ज़रूरी है चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसी तरह समवाय संबंध को पथ्य अपत्य का भी आधार कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें ये जो छोटी सी टेबल बनी हुई है इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इससे आपको अगर वो जो पॉइंट समवाय और संयोग में जो अंतर है उसके छोटे छोटे पॉइंट बड़े बड़े को शॉर्ट में दिया है, जैसे नित्य है या अनित्य है, या कर्म पर आधारित है वो नहीं है, पारंपरिक है वो पारस्परिक है, एक नहीं है, एक इंद्रिय ग्राह है एक नहीं है, एक स्थायी है एक अस्थायी है। तो ये थोड़े इजी रहेंगे, इसको आप एक्सपैंड करके फिर लिख सकते हैं एग्जाम में। तो आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, हमें वीडियो बनाने में भी मोटिवेशन मिलता है अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।